गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए वेलकम टू द क्लास। हम बेटा वहीं से बिगिन करते हैं जहां पर हमने क्लोज की थी अपनी क्लास को। हम आ जाते हैं वहीं पीपीटी पे जहां पर बेटा हमने क्लास को क्या किया था, क्लोज किया था। ठीक है, आपके पास नोट शेयर कर दिए गए होंगे, आपके पास पीपीटी और पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो गए होंगे। जैसा मैंने आपको सिर्फ स्लैब रेट बताए थे, स्लैब रेट में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा आपके पास 2,50,000 तक ओल्ड रेजिम के हिसाब से कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 के बाद आपके ऊपर जो आपका स्लैब रेट है वो क्या है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी उस टाइम पर देख लिया था। ठीक है, अब जो ये सारी स्लाइड्स हैं ये सारी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई आपको बेटा इनकम क्या होती है, आपकी डायरेक्ट इनकम, आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक खत्म होता है। आपको फाइनेंशियल ईयर में जब टैक्स पे करना होता है तो जिसको टैक्स पे करना होता है उसको हम असेसिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि पर्सन जिसको लायबिलिटी आती है टैक्स पेमेंट करने की, तो वो असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करता है। ठीक है, जहां पर हम एडवांस टैक्स की और टीडीएस की बात नहीं कर रहे थे। नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है कि भाई आप फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न कर दिए और नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स दीजिए। ठीक है, वहां पर उसके बाद में हमने आपको इनकम टैक्स पोर्टल बताया था कि भाई यहाँ पर पोर्टल में आप लॉग इन करेंगे, आपका जो पैन नंबर होता है वही आपकी लॉगिन आईडी होती है। पैन नंबर कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ से जनरेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। हम पेन की जनरेशन के बारे में या पेन की एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं अज्यूम करके चलूंगी कि इतना तो आप लोगों को पता होगा या आप लोगों के पास ऑलरेडी पेन नंबर्स होंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद में मैंने बेटा आपको बताया था कि जो हमारी पेन नंबर की डिटेलिंग होती है वो क्या होती है। 10 डिजिट्स का आपका अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें आपको क्या होता है भाई, वो आपका बेस है। कोई भी इनकम पर आपका आपके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है बेटा, वो आपका बेस है टैक्स एप्लीकेबल होने का या फिर टैक्स लेवी होने का। पैन नंबर जैसे ही आपका जनरेट होता है, आप जब भी, अब तो पैन नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट के लिए कंपल्सरी है। आपका जो पैन नंबर होता है आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं। आपकी इनकम अगर 2,50,000 ईयरली से ज्यादा होती है तो आपको पैन नंबर जनरेट करना होता है। आपका पैन नंबर जो होता है वो भी आपका बैंक अकाउंट से बेटा लिंक होता है। तो आपका आधार, पैन नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर आपस में लिंक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपका बैंक अकाउंट खोलते हो आप तो आपसे बोलते हैं आप ओटीपी दीजिए, आप पैन नंबर ही वहां पर देते हैं या नहीं भी देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से आधार नंबर के साथ में आपके मोबाइल नंबर्स को ऐड कर दिया है और वही मोबाइल नंबर और आपका आधार जो होता है वो पैन कार्ड से लिंक होते हुए आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होता है। अब हम उसमें स्किप नहीं कर सकते हैं जैसे पहले कर सकते थे। आज से कुछ टाइम पहले बेटा ऐसा होता था, आज से 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग क्या करते थे, उन पैन नंबर अपने रिलीज भी नहीं करवाते थे और उनके बैंक में काफी सारा अमाउंट डिपॉजिटेड रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास में इनकम रिटर्न फाइल करने के लिए भी उन्होंने कुछ प्रोविजंस दे दिए हैं। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेटा हम लास्ट में हमने सिर्फ आपको इतना बताया था और साथ में आपको ये बताया था कि आपकी जो इनकम होती है बेटा, जो एसएससी की इनकम होती है उसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं या फिर इनकम को जब हम टोटल जोड़ते हैं तो किस हेड से आपके पास इनकम डिराइव हो सकती है या आपकी इनकम को किस किस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके उसको टोटल कंप्यूटेशन में ऐड करते हैं। जिसमें मैंने आपको बोला था बेटा हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा बिजनेस प्रोफेशन और लास्ट वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात की कि बेटा जैसे हम इन सारे हेड्स के बारे में आपके साथ में प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ये जो भी हमारे पास में लॉ है हम उसको पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो भी हमारे पास करंट ईयर रिलेवेंट होगा आपके ऊपर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम आईटीआर फाइलिंग सीखेंगे। आईटीआर फाइलिंग में आपने 1 2 3 4 5 आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैं पोर्टल पे दिखाऊंगी, लेकिन जो हमारा 6 है उसके लिए फॉर्म 3 को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल हम खोल लेते हैं। इससे थोड़ी सी हमारी स्टार्टिंग तो हो जाए पोर्टल की। ई पोर्टल इनकम टैक्स का
हाँ जी बेटा, तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में पैन कार्ड तक की बात की थी और मैंने बोला था बेटा आपको क्या कराना है, उसको उसको आपको पैन कार्ड की अप्लाई कर देना है। आपके पास पैन नंबर आ गया, उसको आपको रजिस्टर करना है इनकम टैक्स ई रिटर्न फाइलिंग के पोर्टल पे। ये आपका पोर्टल है ई पोर्टल इनकम टैक्स डॉट जीओवी, इनकम टैक्स डॉट जीओवी। आप इस पे क्या करना है, आपको अपना पैन नंबर डाल के लॉग इन कर देना है। ठीक है, पैन नंबर ही आपकी ई लॉग इन डिटेल में लॉग इन डिटेल का पार्ट होता है। मैं एक खोल लेती हूँ, अपने खोल लेती हूँ। मैंने लॉग इन कर लिया। हाँ बेटा, पिछली बार में हमने बात की थी कि हमारे पास में बेटा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, हमने इसके बारे में आराम से चर्चा की थी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर आपसे बोला है कि सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करने के लिए स्टार्ट करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले अपना पेन से लॉग इन कर दिया। ठीक है, पेन नंबर से उसको लॉग इन कर दिया। आपका पेन नंबर जो होता है हर पर्टिकुलर पर्सन का अपना इंडिविजुअल पेन नंबर है, वही उसकी लॉगिन आईडी होती है इनकम टैक्स पोर्टल पे। उस पे आपने क्या करना है, जैसे ही आप उससे लॉगिन करेंगे आपसे पूछेगा कि भाई हम जो है हम ई फाइलिंग पोर्टल, हम सिर्फ ई फाइलिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, एसेस करेंगे। मैं बेटा इसके साथ साथ में आपको सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा 26 एएस है या फिर आपके लिए जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करना, फाइल करना, लोकेट करना सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक पोर्टल का ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है डैशबोर्ड, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ई फाइलिंग। ई फाइल में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर जैसे टच करेंगे हम तो अपने पास आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या प्रीवियस फाइल या ई वेरीफाई रिटर्न या फॉर्म जो हमारा 26 एएस है, डाउनलोड प्रीफिट डेटा या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस। हमारे पास समरी जो डिटेल होती है पूरे साल में आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसकी एआईएस में समरी होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास में सर्विसेज के लिए आपके पास पोर्टल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बेटा हम जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को चूज करते हैं, वहां पर आपसे बोलते हैं कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने जैसे चूज किया 24-25, इसका मतलब है कि बेटा हम 23-24 के लिए क्या लेकर हैं, रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। हमने सिलेक्ट फाइल कर लिया कि भाई आप कौन सी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर बेटा चूज करना पड़ता है फाइलिंग टाइप में। बेटा सेक्शन 139(1) जो होता है वो आपके पास ओरिजिनल रिटर्न के लिए होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 24-25 चल रहा है। अभी हमारे पास जो करंट डेट है वो है 18 फरवरी 2025। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा बेटा 25-26। हमारे पास अभी हमने जो पोर्टल आपके लिए खोला हुआ है वो सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपके लिए ऑप्शंस दे रहा है कि आपको क्या मॉडिफाई रिटर्न करनी है। देखिए पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है मॉडिफाइड रिटर्न, या फिर आफ्टर कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले, अगर आपने डिले वगैरह कर दिया है और आपके पास कोर्ट का सेंक्शन वगैरह आया है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करने के लिए या अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए ये आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है मैम, रिटर्न फाइल करने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है, इसलिए बेटा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर 31 मार्च खत्म होने के बाद में आपसे आपके पास में पोर्टल अपडेट होता है, हर साल अपडेट होता है। और जो हमारे पास नॉन ऑडिट वाले पर्सन होते हैं जिनका ऑडिट नहीं होता है उनके लिए जो डेट है रिटर्न फाइल करने के लिए वो 31 जुलाई है। ठीक है, तो हर असेसी के लिए, हर पर्सन के लिए जिसको ऑडिट नहीं कराना होता है, अपना ऑडिट अपनी फाइल नहीं करनी होती है, उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जो होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 31 मार्च में हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अप्रैल में वो सारे फॉर्म्स निकाल देते हैं, जहाँ पर हमारी फॉर्म्स मतलब आईटीआर इशू हो जाते हैं या अपडेट हो जाते हैं। इस इनकम टैक्स पोर्टल पे आपसे पूछेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में, यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल रिटर्न के लिए ऑप्शन आ जाता है सेक्शन 139(1) का, जो कि अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बेटा हमारा फरवरी चल रहा है। जैसे ही हमारा मार्च खत्म हो जाएगा उसके बाद ये दिखने लगेगा आपके पास में, यहाँ पर 139(1) ओरिजिनल रिटर्न का ऑप्शन आपके पास आने लगेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये अभी जो हमारी जो पोर्टल है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 31 मार्च नहीं आया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने आपको पोर्टल का थोड़ा सा बताया, उसके बाद का बेटा आपकी जो रिटर्न है वो कौन फाइल कर रहा है। आप अपनी एनुअल रिटर्न जो होती है आईटीआर वो खुद भी फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से भी करवा सकते हो, एडवोकेट से करवा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करवा सकते हो,
किसी से भी करवा सकते हो, जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है उससे, ठीक है। उसके बाद में तो क्या मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रिटर्न ऑडिट नहीं होगा तब भी वो फाइल कर सकता है, वो किसी भी केस में आपका रिटर्न फाइल कर सकता है। बेटा यहाँ पर जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहां पर बताना होता है कि जो ये रिटर्न है, जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एसएससी की, तो वो कौन कर रहा है। आप सेल्फ कर रहे हो तो आपको सेल्फ चूज करना होता है, अगर आप किसी के लिए कर रहे होते हो तो आपको अपनी डिटेल देनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास में दूसरी सर्विसेज है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर आपके पास में जो इनकम रिटर्न फॉर्म्स आ रहे हैं या फिर ये फॉर्म 26 एएस आ रहा है, यहाँ पर मुझे दो चीजें थोड़ी सी बतानी जरूरी है बेटा। जो भी आपका साल में पूरा आपका पैन कार्ड से लिंक, मैंने बोला आपका जो भी सारा ट्रांजैक्शन होते हैं पैन कार्ड से लिंक, उसकी डिटेल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है आपकी। आपने जो भी साल में आपने टीडीएस पे किया हुआ है, आपका कोई कहीं से भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आपका बेटा टीडीएस टीसीएस सारी डिटेल जो होती है फॉर्म 26 एएस में आ जाता है। आपने शेयर मार्केट से कुछ भी शेयर परचेज किए हैं, सेल किए हैं, उसकी डिटेल इसमें आ जाती है। आप एआईएस, हमारे पास एक ऑप्शन होता है एआईएस में आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो बेटा तो उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ये सोच के कि अरे मैं तो जो हमने ट्रेडिंग की थी या शेयर मार्केट में, जैसे आप जो भी हमारे पास ऑनलाइन वो चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही हैं ज़ीरोधा की, ग्रो की, उसमें क्या करते हैं लोग शेयर परचेज सेल करते हैं, लेकिन अपनी जब आईटीआर फाइल करते हैं उसमें डेटा नहीं देते हैं, ये सोच के कि यहाँ पर देने की क्या जरूरत है बेटा। वो ऑटोमेटिकली आपके इनकम जो आपका पैन नंबर है उससे लिंक होती है सारी चीजें, और उनके पास ऑलरेडी एआईएस में वो डेटा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ उनको अपडेट करना होता है, और अगर आप नहीं अपडेट करते हैं और उस पर्टिकुलर जो भी आपको गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, उस पर अगर आप टैक्स नहीं पे करते हैं तो आपको नोटिस इशू हो जाती है। तो हमको क्या करना होता है, हमेशा जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं उसकी सारी हमको सारी डिटेल जो होती है अपनी आईटीआर में देनी होती है। जब हम कॉम्पिटिशन बनाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सर्विसेज बेटा क्या होता है, कई बार हमारा हम इनकम टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, या फिर हमारा टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब हमारी कंपनी हमको सैलरी पेमेंट करती है तो हमारा टैक्स हमारे लिए वो डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। और हमारा कई बार क्या होता है, रिफंड बन रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली भी आता है, कई बार हमको अप्लाई भी करना होता है, कई बार हमें टीडीएस हमारा रिफंड के लिए डिमांड भी करना होता है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उससे हमारे पास कौन से चालान है जो हमें टैक्स डिपॉजिट के लिए काम आते हैं, टीडीएस के लिए काम आते हैं, वो बेटा हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली 280 नंबर का चालान होता है, 280 चालान, उस पर हम देखेंगे कि भाई कैसे आप टैक्स की पेमेंट करते हैं और रिटर्न में अपने आप को इस चीज डिटेल को अपडेट करते हैं। हम फर्दर क्लासेस में आगे इसको सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास एक एआईएस होता है, इसमें आपके पास बेटा सारी जो भी आपके पास में, मैंने आपको बोला कि जो भी आपके साल में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आपने अगर कोई डिविडेंड मिला है, जैसे आपने शेयर की ट्रेडिंग वगैरह की है, आपको डिविडेंड मिला है, होता है, ठीक है। आपने शेयर्स परचेज किए थे, उनको सेल कर दिया है, तो आपको टैक्स बनेगा उस पर, आपको गेन हुआ है उसकी आपको उसकी पूरी जो समरी होती है वो उनके पास ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या डिटेल लेनी होगी कि आपने कितने अमाउंट के शेयर्स बेचे हैं, क्योंकि जो टैक्स लगता है बेटा आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पे नहीं लगता है। आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने अपने शेयर्स बेचे हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स अपने सेल किए हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, तो सेल करने में क्या होगा, आपको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट या फिर गेन, उस पर आपको देना पड़ेगा बेटा इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी समरी की डिटेल भी आपके पास जनरेट की जा सकती है। उसके बाद में पेंडिंग एक्शंस, बेटा अगर आपकी कोई डिमांड जनरेट की जाती है, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, आपके ऊपर इनकम टैक्स बन रहा था और आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर ई पोर्टल से ही सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं। आपकी ई प्रोसीडिंग्स या फिर रिपोर्टिंग पोर्टल पे, कंप्लायंस पोर्टल, आपको सारी चीजें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोई डिमांड अगर आपकी आई है उसका आप रिस्पॉन्स फाइल करते हो, यहीं से करते हो। ग्रेवियंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी ग्रेवियंसेस बता सकते हो और उनके रिप्लाईज को व्यू ग्रेवियंस स्टेटस में देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोर्टल को यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करके हम अपने पास में सीधा टैक्स कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर कर रही हूँ, वापस हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। हाँ बेटा, तो हमने पहले आपके साथ में क्या किया था, स्लैब रेट आपको ऑलरेडी बता दिए थे। स्लैब रेट किसकी बताया थी मैम आपने, बेटा मैंने आपको इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल,
कि आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब एक पर्सन की आपको क्या बताए थे, स्लैब रेट बताए थे। स्लैब रेट में बेटा मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ओल्ड रिजीम, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि दो फॉर्म होते हैं जिसकी नॉलेज हमको डिटेल में होनी चाहिए, कि एआईएस, ठीक है, और 26 एएस। एआईएस लिख देती हूँ मैं, एआईएस और 26 एएस में बेटा हमारी पूरी समरी होती है, जो भी आपकी टैक्स पेमेंट हुई है, डिविडेंड रिसीव, कोई भी इनकम हुई है, कोई भी आपको गेन होता है, उसकी पूरी समरी जो होती है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में होती है, ठीक है। लेकिन कौन सी चीजें आपकी इसमें नहीं आ पाती है बेटा, आपको अगर बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट भी रिसीव होगा ना, तो वो आपके ऑलरेडी पैन नंबर्स में क्या होता है, पैन नंबर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपके इनकम टैक्स पोर्टल में ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है उस डेटा को। ये हमारे दोनों फॉर्म्स जो हैं वो हमारी पूरे साल की चिट्ठी खोल देते हैं। तो हमको क्या करना होता है बेटा, हमको हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही ट्रू अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। हम यहाँ पर कुछ भी मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बोला कि बेटा हमने ओल्ड रिजीम में देखा था कि 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। न्यू रिजीम में अपने पास में 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। हमारे पास ये रेट्स जो है बेटा टैक्स स्लैब के, ये हर साल अपडेट होते हैं। इनकम टैक्स में क्या होता है बेटा, दो एक्ट चलते हैं, एक होता है फाइनेंस एक्ट, एक है इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है बेटा, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए होते हैं। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस वो है जो पर्टिकुलर इनकम पर आपके ऊपर लगाए जाते हैं, उनका स्लैब रेट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो आपके जनरल रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं या स्लैब रेट के लिए कह लीजिए, वो आपके हमेशा किसमें लिखे होते हैं बेटा, फाइनेंस एक्ट में। ये आपका हर साल अपडेट होता है। जैसे जो फाइनेंस बिल आपका इस बार आया है, ठीक है, जो आपका तो फाइनेंस एक्ट जो आएगा, जैसे बिल आया उसके बाद क्वालिफाई मतलब साइन होने के बाद फाइनेंस एक्ट बनता है, तो हर साल क्या होते हैं, अपडेट हो जाता है ये स्लैब। कई बार सेम हो जाता है, कई बार छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे इस बार काफी सारे चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में या फाइनेंस एक्ट में कर दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि बेटा हमारे पास जो मैंने आपको बता रही थी कि बेटा पेन में हमारे पास सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, पेन की वजह से सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं एआईएस और 26 एएस में। लेकिन हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपडेट नहीं हो पाते थे। जैसे हमारी एलआईसी में हमने जो भी परचेजेस करी हैं या फिर कोई पॉलिसीज वगैरह ले रखी हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं, वो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर पाता था। इस वजह से उन्होंने क्या निकाली है, न्यू रिजीम निकाली है। न्यू रिजीम में क्या है बेटा, आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं और क्या होता है, आपके ऊपर अलग टाइप से इनकम टैक्स लेवी किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको भी हम देखेंगे। जो ओल्ड रिजीम है बेटा वो अभी हमारे पास एप्लीकेबल है, जहां पर स्लैब रेट जो है वो ये कहता है कि 2,50,000 तक आप पर कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपके पास है 5%, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5%। फिर उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख तक, ये मैंने आपको ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, 20%। 10 लाख से ऊपर आते हैं तो अब 30%, ये आपका ओल्ड स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बेनिफिट है, यहाँ पर बेटा हमको डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शन क्या होता है मैम, बेटा डिडक्शंस होती हैं एक सर्टेन टाइप ऑफ रिलीफ, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सर्टेन टाइप ऑफ रिलीफ जहां पर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स करने पर या पर्टिकुलर इनकम्स होने पर, मैंने बोला पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स करने पर सर्टेन अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे कुछ डिडक्शन, एक हमारे पास में डिडक्शंस के लिए है चैप्टर 6 से, जो ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सेक्शंस हैं, 80C से ये स्टार्ट हो जाती है 80U तक। ये सेक्शन नंबर लिखे हैं मैंने। इसमें बेटा क्या होता है कि आपको जैसे 1,50,000 तक 80C में आपको लिमिट दी हुई है कि अगर आपने एलआईसी परचेज की हुई है, उसका प्रीमियम आप साल का 1.5 लाख रुपए देते हैं, तो आपकी इनकम अगर 12 लाख है तो उस पर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आपको 13.5 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये ओल्ड रिजीम में होता था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू रिजीम में क्या है बेटा, ये डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं है। आपके पास में जो ये स्लैब रेट है ये टोटली डिफरेंट है इस वाले से। ये तो हमारा बहुत इजी था, स्लैब रेट था। लेकिन यहाँ पर जो न्यू रिजीम दी है उन्होंने, उसमें
उन्होंने क्या किया है कि आपको डिडक्शंस की फैसिलिटी नहीं दी है और आपके ऊपर जो टैक्स भी लेवी किया है वो कैसे किया है कि आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 lakhs to 10 lakhs 10%, 10 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ये, मतलब उसमें रेट्स एक्चुअल में ज्यादा हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 20%, फिर 15 lakhs के ऊपर 30%, तो 15 lakhs के ऊपर अगर जाते हो आप तो 30%। ठीक है, ये हमारा स्लैब रेट कहता है। अभी मैंने आपको बोला बेटा यहाँ पर डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, जो आपके डिडक्शंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपकी कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स पर, आपकी कुछ पर्टिकुलर इनकम्स पर, जैसे बैंक अकाउंट से अगर आपको 10,000 तक की एनुअल इनकम होती थी, या फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब उसमें बहुत सारी थी। अभी मैं आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए मैंने, जब मैं आपको ओल्ड रिजीम पूरी डिटेल में बताऊंगी तब वहां पर आपको ये पूरी लिस्ट पढ़ाऊंगी बेटा। एटीसी से एटीयू तक अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस किया है, आपने एलआईसी की पेमेंट करी है, आपने घर खरीदा है उसकी स्टैंप ड्यूटी दी है, आपने एजुकेशन लोन लिया है उसकी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने ई व्हीकल लिया है और उसकी आप उसके लिए आपने लोन लिया है उसकी पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने घर खरीदा है उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको रिलीफ दिया जाता है जहां पर आपको ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन न्यू रिजीम में ये सारे बेनिफिट आपसे ले लिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन एप्लीकेबल है 80CCD2, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं पर सैलरीड एम्प्लॉई हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है आपके लिए एनपीएस में, तो वहां पेंशन स्कीम में, तो वहां पर सिर्फ आपको 80CC2 में एक आपको डिडक्शन दी गई है। इसके अलावा आपकी न्यू रिजीम है जो डिफॉल्ट रिजीम है जिसके हिसाब से आपको टैक्स अब पे करना पड़ेगा, इस पर आपको कोई डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ऊपर से समझा है, अब हम सीधे कंप्यूटेशन पे आते हैं। अभी देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम किसकी निकालते हैं, अभी हम आप में से किसी की निकाल लेते हैं। चलिए हम अजय जी की निकाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अजय कुमार और असेसमेंट ईयर कब की, मैंने आपको जो स्लैब रेट दिया था वो कब का दिया था, ओल्ड रिजीम का 25-26 का मैंने आपको क्या दिया था, स्लैब दिया था। तो हम उनकी अजय कुमार जी क्या निकाल रहे हैं कि भाई उनकी इनकम निकालेंगे और हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकालेंगे और साथ में उनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड टैक्स लायबिलिटी। चलिए, अभी मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। बोला था आपको कि हमारे पास सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन से हो सकती है। तो हम अजय कुमार जी की डिटेल लेते हैं। ठीक है, अजय कुमार की सैलरी इनकम है, सैलरी जहां पर वो जॉब करते हैं कहीं पर और उनको सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी है 70,000 पर मंथ, उनको साल के 12 महीने सैलरी मिलती है। ठीक है, उनकी होगी एक सैलरी इनकम। दूसरा, उनके पास 3 घर हैं और उनके पास में एक घर उनका खाली पड़ा है, दूसरे घर में वो खुद रहते हैं और तीसरे घर से उनको रेंट आता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से उनको रेंट आता है, जो उनका रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ, 12 महीने का उनको रेंट आता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था उनके पास में कैपिटल गेन, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट में कुछ शेयर ले रखे हैं। उन्होंने पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपने कुछ शेयर्स बेचे और उससे उनको क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ।
और कैपिटल गेन में उनकी इनकम हो गई। यहाँ पर मैं कैपिटल गेन की इनकम नहीं लेती हूँ, क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम जो होती है वो स्पेशल कैटेगरी में आती है, जिस पर हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं लगाते हैं, उसमें हम अलग रेट से टैक्स लगाते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं बोलती हूँ कि आपको क्या यहाँ पर कैपिटल गेन मिल ले लेते हैं उनका, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेशल रेट्स बताऊंगी अगर, तो हमारा स्लैब रेट थोड़ा, जो स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स कंप्यूट करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए भी। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल गेन के बाद में बेटा अगर उनकी सैलरी की इनकम है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनकी क्या है, सैलरी इनकम है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी उनको कोई इनकम नहीं है, उस हेड से भी उनका इनकम सोर्स जो है बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन से भी उनको कोई इनकम नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये सारा पैसा जो उनका सैलरी से आ रहा था वो अपना बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं बच्चे, तो वहां से उनको मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की इनकम कहाँ जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्स। और उनकी इनकम जो है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उनको 26,000 क्या हुआ, साल का इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख दिया है। चलिए अब इनकी इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं कि इनकी टोटल इनकम क्या है। चलिए एक कैलकुलेटर उठा लेते हैं। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इनकी साल की 8,40,000। वेरी गुड, 8,40,000 उनको सैलरी से इनकम हुई, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से उनकी कितनी इनकम है, 1,20,000। कैपिटल गेन से उनकी कोई इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन से उनकी कोई इनकम नहीं है, उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उनकी बैंक अकाउंट से 26,000 की इनकी इनकम हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल 9,86,000। 9,86,000 उनकी क्या हुई है, टोटल इनकम हो गई है। चलिए वेरी गुड, उनकी टोटल इनकम हो गई है, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर बेटा टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम में हमने क्यों लिखा है ये वर्ड, इसलिए बेटा क्योंकि इस पर हमको क्या कर देंगे, पूरी टैक्सेबल है, इस पर कोई भी हमने डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हैं। मैं डिडक्शंस क्या होते हैं, अभी तो मैंने बताया ना बेटा कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हो या आपकी कुछ पर्टिकुलर टाइप की इनकम होती है, वहां पर आपको कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया। अभी हम सिर्फ बेसिक स्क्रैच से देख रहे हैं कि आप सिर्फ अभी टैक्स कंप्यूट करना सीखिए। तो 9,86,000 की उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर उनका क्या होगा, 25-26 की इनकम आई है 9,86,000। चलिए अब इस पर क्या करते हैं, हम लोग टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। यहीं पर कर लें, यहीं पर कर लेते हैं, क्यों आप दूसरा पेज लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों का कंफ्यूजन होता है। चलिए अब हमको स्लैब रेट तो हमें याद है नहीं, स्लैब रेट तो भी हम देख के आएंगे ना, ये हमारा स्लैब रेट, हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। ओके। तो अब हमने देखा कि भाई उनकी क्या है, 2,50,000 तक उनको कोई टैक्स नहीं लगना है, नहीं लगा। फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक उनको बेटा क्या टैक्स देना है, हेलो 5%। 5%। तो 5% कितना हुआ, 5 लाख तक उनका कितना हुआ, 12,500। यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, मैं रुको थोड़ा सा ना इसको क्लियर कर लेती हूँ। बेटा मैं थोड़ा खिसका के लिखूं इसको, और ये कर सकता हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जगह बन गई। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अब टू 2,50,000 तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक उनको कितना टैक्स देना है, 5%। 5%। हाँ कितना आया, 12,500। 12,500। अब 5 lakhs to 10 lakhs कितना रेट है, परसेंटेज है हमारा 20%। 20%। लेकिन हमारा 5 lakhs से हमारी इनकम कहाँ तक है, 10 lakhs के अंदर है, 9 लाख तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9,86,000। कितना देना है इस पे, 20%, 97,200। 97,200। आगे इसको टोटल कर दीजिए, 1,09,700। 1,09,700। ये बेटा हमारा भी टैक्स आया है। इस पर हमको हमेशा क्या करना होता है, सेस देना होता है।
ये होता है हमेशा 4% ऑफ टैक्स, ऑलवेज, ठीक है। हमेशा हमको हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो होता है, इसको हम एजुकेशन सेस मतलब क्यूट नेम से हम बोल देते हैं इसको एजुकेशन सेस, या ईसी लिख दो या एचसी लिख दो, कुछ भी लिख दो इसको, ठीक है। हायर एजुकेशन सेस हमेशा हमको 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी देना होता है। तो हमारा टैक्स आ गया 1,09,700, इस पर बेटा 4% और निकाल लो आप। तो 4%, 1,09,700 का 4% कितना आया? 1,09,700 का 4% कितना आया? 4,388। चलिए इन दोनों को टोटल कर दीजिए। टोटल 109,700 प्लस 114088। 114088। 4088। ठीक है बेटा, ये आपकी आ जाती है टैक्स लायबिलिटी। अब हमको यहाँ पर एक चीज और देखनी है बेटा, जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं ना, तो हमको क्या लेना है? होल नंबर 10 पे पे करना होता है। मतलब अगर 5 रुपए से ज्यादा है तो आपको आगे डिजिट पे देना है, 10 रुपए देने हैं। अगर 5 रुपए से कम है तो आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 80 है तो राउंड फिगर करना होगा अप टू 10। तो हमारा यहाँ पे टैक्स बन जाएगा 1,40,090 रुपीज। वेरी गुड। आपको टैक्स लायबिलिटी जो आएगी वो आपकी रहेगी 1,40,090 रुपीज, ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ पर अभी दो नई चीजें क्या देखी, आपने पिछली क्लास में स्लैब देख लिया था, लेकिन अभी हमने कंप्यूटेशन सीखा, ठीक है। कंप्यूटेशन में हमने सीखा कि हमको कैसे अपनी लिमिट का ध्यान रखना है। दूसरा हमें देखना है आपको एजुकेशन सेस या सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस कुछ भी नाम से देख लिया, आपको हमेशा टैक्स के ऊपर 4% कैलकुलेट करना है। उसके बाद टैक्स में ही उसको ऐड कर देना है। जो आपका टैक्स निकलेगा बेटा स्लैब के हिसाब से, उस पर आपको 4% एक्स्ट्रा हायर एजुकेशन सेस ऐड करना है। आपकी आएगी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को आपको राउंड फिगर में लेना है 10 के, ठीक है। ये अभी हमने कंप्यूटेशन, एक छोटी सी कंप्यूटेशन सीखी, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। हमारी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा सरचार्ज के ऊपर। इतना समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं बेटा। 2-3 बारी आपको थोड़ा सा हेवी फील होगा, फिर इजी लगने लगेगा। रुको, मेरे पास एक मैसेज आया, अमित कुमार जी बोल रहे हैं प्लीज अगेन वंस मोर। ओके, देखो बेटा क्या करना है, मैंने आपकी इनकम कंप्यूट करी कि आपकी टोटल साल में इनकम, कौन से साल में? फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 में आपने साल में कितना कमाया, हमने उसकी कैलकुलेशन की। मैंने बोला कि आपकी सैलरी जो है वो 70,000 रुपए, 70,000 पर मंथ है, तो आपको 12 महीने की आपकी सैलरी हो गई 8,40,000। उसके बाद मैंने बोला कि आपका घर है जहां से आपको किराया आता है, या फिर आपकी कोई कमर्शियल शॉप है जहां से आपको किराया आता है 10,000 पर मंथ, तो आपको 12 महीने का आपका रेंट कितना आया? 1,20,000। फिर उसके बाद में ना आपका कोई कैपिटल गेन है, ना ही आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन से आपकी इनकम है, लेकिन आपको बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट आता है जो आपका साल भर में आया है 26,000। मैंने क्या किया, ये पूरा इन तीनों फिगर्स को टोटल कर दिया और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम को ही नेट टोटल इनकम। मैं इतने हैवी वर्ड क्यों बोल रही हूँ बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमने डिडक्शंस को अप्लाई नहीं किया है, अभी हम डिडक्शंस पर नहीं आए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी हो सकता है ना कि आपने एक LIC ले रखी थी, फिर आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया था, फिर आपने अपने घर का हेल्थ चेकअप करवाया था, या फिर आपने अपने पेरेंट्स के नाम पर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा था, या अपनी वाइफ के लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा था, तो वहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक रिलीफ दिए जाते हैं। वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होता उन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स पर या पर्टिकुलर खर्चों पर। हम वहां पर नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने बोला बेटा यही जो आपकी इनकम है, इस पर ही आपको पूरी आपकी जो साल की इनकम है, इस पर ही आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए अभी, ठीक है। तो इसी को हमने बोल दिया कि ये आपकी क्या आ गई, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई, इस पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई है। नेट टैक्सेबल इनकम आपकी आई है 9,86,000, ठीक है।
8,40,000, 1,20,000 एंड 26,000 इन तीनों का टोटल कर दिया। इस पर बेटा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लैब रेट्स बताए थे कि भाई ओल्ड रिजीम के हिसाब से जो हमारे पास एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं वो है 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 2,50,000 तक और 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपको 20% और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम जो होगी उस पर 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो इनकम आई थी वो आई आपकी बेटा 9,86,000। ठीक है, 9,80,000 को हमने स्लैब रेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना था, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपको बेटा 5% टैक्स भरना था, जो आया आपका 12,500। ठीक है, 12,500 ये हमारा 5 लाख तक पे टैक्स बना। उसके बाद आपकी इनकम तो 9,86,000 है। तो हम स्लैब रेट में आगे चलते हैं। स्लैब रेट में हमारे पास में दूसरी जो लिमिट दी गई है वो दी गई है 5 लाख टू 10 लाख। आप पर स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स एप्लीकेबल है 5 लाख टू 10 लाख तक पे वो है आपका 20%। ठीक है, आपकी इनकम है 9,86,000। तो 9,86 5 लाख टू 9,86,000 तक हम क्या टैक्स रेट चार्ज करेंगे? 20%। जो आपका बेटा बनता है कितना? मैंने आपको बोला 9,86,000 में आपने 5 लाख तक के तो आप टैक्स पे कर ही चुके हो, तो आपके पास अमाउंट बचता है 4,86,000 आफ्टर 5 लाख। आपकी इनकम बचती है जिस पर अभी टैक्स और लगेगा 4,86,000 पर बेटा 20% का स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, तो आपका टैक्स आता है 97,200। तो आपका टोटल टैक्स कितना हुआ? 12,500 प्लस 97,200, टोटल आया बेटा आपका 109,700। ये आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आता है। इस पर मैंने बोला बेटा हमेशा आपको 4% एक्स्ट्रा क्या देना है? सेस देना है। ठीक है, हमेशा देनी है सेस। 109,700 पर बेटा आपने क्या दिया? 4% एक्स्ट्रा सेस दिया, जो आता है 4,388। ठीक है, हमने दोनों को टोटल कर लिया 4,388 एंड 109,700, टोटल आया बेटा आपका 11,4088। ठीक है, ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आई। इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया 10 की, जो आया 11,4090 आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना। ठीक है, अभी हमने आज क्या देखा? आज हमने सिर्फ सिंपल अपना अभी तक क्या देखा? सिंपल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स देखा कि आप अगर इनकम को कंप्यूट करते हैं फिर उसके ऊपर टैक्स जो हमारे स्लैब रेट है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक हमने बेसिक कैलकुलेशन देखी और कुछ भी नहीं अभी तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मैंने रिवाइज भी करवा दिया अभी बेटा। वेटिंग फॉर 2 सेकंड्स जस्ट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आज आप लोगों को सरचार्ज और रिलीफ दोनों बताना है। ओके, अमित कुमार ने बोल दिया ओके। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, अब हम आ जाते हैं सरचार्ज पे। सरचार्ज क्या होता है बेटा? टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। मैम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है? हाँ बेटा, गवर्नमेंट ने बिल्कुल लूट रखा है हमको। क्या होता है वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो इनकम है, अगर आपकी इनकम इफ नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम क्या लिखा मैंने बेटा? उस पर डिडक्शंस लग चुके हैं। ठीक है, न्यू रिजीम में आपके पास में डिडक्शंस है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही डिडक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया है 80CC का। नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा आप साल का कमाते हैं, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा सरचार्ज। देन पे सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। तो मैम टैक्स तो भी आपने बताया टैक्स के ऊपर टैक्स 4% आपको सेस पे करना है। अब बेटा वो तो करना ही है, सरचार्ज अलग से पे करना है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं बेटा, भी हल कर रही हूं मैं। देखो आपकी, मैंने बोला अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर है तो आपको सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज के अपने रेट्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपकी। अगर आपकी इनकम बेटा अप टू 50 लाख तक है तो आपके ऊपर बेटा सरचार्ज का रेट बता दिया, नो सरचार्ज। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 CR है, तो आपके ऊपर सरचार्ज है बेटा 10%। मतलब जो आपका इनकम टैक्स बनेगा उस पर फिर लगेगा सरचार्ज, फिर लगेगा सेस। कैसे लगेगा वो भी हम बात करते हैं।
अभी आप सिर्फ रेट देख लीजिए। हाँ प्लीज, मैं आप इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो आपके ऊपर टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा होती है, 1 CR से ज्यादा है, बट अप टू 2 CR है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा बेटा 15%। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू है वो 5 करोड़, अप टू है 5 करोड़, साल का 5 करोड़ कमाते हैं तो आपका सरचार्ज है 25%। अगर आप 5 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं तो आप पर बेटा सरचार्ज है 37%। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ऐसे ही है, क्या करें। एग्रीकल्चर इनकम पर बेटा 5,000 तक की इनकम पर, एग्रीकल्चर इनकम पर तक कोई टैक्स नहीं लगता है, इसको ITR-1 में आपको शो करना होता है। उसके बाद एक डिफरेंट टाइप और एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। शो तो करना ही होता है, ठीक है, एग्जैक्ट इनकम में आपको शो करना होता है। अगर आपकी इनकम अप टू 5,000 है लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको एक डिफरेंट प्रोसीजर से उस पर टैक्स पे करना होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम नॉर्मल जो अभी मैं सिर्फ स्लैब रेट्स बता रही हूँ, सरचार्ज बता रही हूँ, रिलीफ बताऊंगी इसके आगे, उसके बाद हम एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही है बेटा, ओनली 5,000, हाँ 5,000 तक जीने कहाँ दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो डाका डाल रहे हैं बिल्कुल खुलेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, 5 करोड़ से ऊपर इनकम है तो आपको सरचार्ज में कितना देना है, 37%। अब यहाँ पर आपके पास में एक चीज आती है जहां पर अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बेटा, ऐसी इनकम जिस पर स्लैब रेट नहीं लगेगा लेकिन आपके ऊपर डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस लगेंगे, जिसको आप बोलते हो बेटा, इसको हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट की जो इनकम है, स्टॉक मार्केट की जो इनकम है जिसे हम बोल सकते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन में 2 टाइप होते हैं, एक होता है बेटा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब अगर आपने शेयर्स को 1 साल से कम होल्ड करके रखा है, 1 साल से कम, जिस दिन आपने परचेज किया था और जिस दिन आपने सेल किया है उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका अगर 1 साल से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि बेटा अभी करंट रेट है 20%, पहले ही 15% था जो बदल के 20% हो गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है बेटा शेयर मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, ये 12.5%, ठीक है। तो ये बेटा इसको कहते हैं हम स्पेशल इनकम, और क्योंकि ये आपको हर साल नहीं होगी, ये आपको स्पेशल सिचुएशन में हो रही है। आप ऐसा थोड़ी है कि आप हर बार ही अपने शेयर सेल करते रहोगे, आपके पास जितने भी शेयर होंगे आप उन्हें एक ही बार सेल कर सकते हो ना, तो आपको ये स्पेशल इनकम हो गई और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स के हिसाब से टैक्स लगते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बेटा क्या होता है उसको हम कंसिडर करते हैं कि आपकी ये भी हमारी स्पेशल इनकम में ही आती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम कंसिडर करते हैं कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो बिजनेस की इनकम बिजनेस कैटेगरी में आता है। उसके सेल को हम टर्नओवर कहते हैं। अगर आप फ्यूचर्स के या ऑप्शंस को सेल करते हो तो उसका जो सेलिंग अमाउंट होता है वो आपका टर्नओवर का अमाउंट होता है, एज इफ यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आ जाती है बेटा, वो आ जाती है आपकी, यहाँ पर मैंने आपसे बात की ये स्टॉक मार्केट की इनकम, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल गेन, वो आपकी बेटा आ जाएगी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में, ठीक है। उसके बारे में लेटर स्टेज पे बात करेंगे। अभी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्पेशल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जब मैं सरचार्ज बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, एक तो मैंने बता दिया आपको स्टॉक मार्केट का, दूसरा बेटा मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर्टी सेल करने का। मैंने बोला अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसको आपने बेटा, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बेटा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब आपने जो प्रॉपर्टी थी उसको आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड किया, 2 इयर्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में ये हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है, स्टॉक मार्केट के केस में बेटा 1 ईयर।
ठीक है। जब मैं कैपिटल गेन बताऊंगी आपको, उसकी इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, तब मैं आपको अलग से और डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इनकम कॉम्पुटेशन सीखने के लिए इतना आपको पता होना जरूरी है, उतना ही मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो मैंने आपको बोला बेटा कि जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है उस पर बेटा लगता है आपको 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम है अगर, तो इस पर लगता है बेटा स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है। तो ये बेटा जो आपकी अभी मैंने आपको 3 चीजें बता दी, ये आपको बेटा 12% लग रहा है, 12.5% लग रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट में, अगर आपने 1 साल से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपने 1 साल से कम भी होल्ड किए तो भी। इन्वेस्टमेंट्स में आपने क्या किया, बेच दिया अपने इन्वेस्टमेंट्स, तो 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो आपने 2 साल से पहले खरीदी थी उसको आपने बेचा, तो आपको देना पड़ेगा बेटा उसकी जो आपने गेन होगा आपको कैपिटल गेन, उस पर बेटा 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर 2 साल से कम ही होल्ड किया था आपने और आपने बेच दिया उसको, तो आपको स्लैब रेट के साथ देना पड़ेगा। मतलब ये बेटा आपका स्लैब रेट वाला जो है वो स्पेशल कैटेगरी नहीं है, बाकी सब स्पेशल कैटेगरी हो गए। और कैसे करूं अब मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ, थोड़ा सा बताओ। इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि जो सरचार्ज होता है ना, अगर आपको कोई स्पेशल इनकम हुई है, जो हम स्पेशल इनकम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो आपको स्पेशल इनकम हुई है तो वहां पर आपका जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 25% लगता है, उसके बाद नहीं लगता। स्पेशल इनकम पे जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम लगता है बेटा 25%। 25% है नहीं, सॉरी, वो है बेटा 15%, सॉरी 15%। ठीक है। तो फिर मैंने माफ कर दिया है कि जो स्पेशल इनकम होती है, अगर वो इनकम जो है वो आपकी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो आप पे सरचार्ज कितना लगेगा बेटा, वो लगेगा मैक्सिमम आपका 15%। ठीक है। अब हम इसको कंप्यूट करना भी सीख लेते हैं। इतना आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा इनकम है उस पर इनकम टैक्स तो लग ही रहा है, फिर उसके बाद सरचार्ज भी लग रहा है, फिर उसके बाद सेस भी लग रहा है। तो मैं हमें ये सब लेते रहेंगे या कुछ रिलीफ भी देंगे बेटा। रिलीफ मिलती है, इसको हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पर हमको ओल्ड रिजीम में 12,500 तक में, और न्यू रिजीम में जो हमारे पास 25,000 तक की रिबेट है कि 25,000 तक आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब अगर आपका टैक्स जो है न्यू रिजीम के हिसाब से 25,000 तक का आपका टैक्स है, तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। अभी हमारे पास में नया जो फाइनेंस एक्ट आया है, वहां पर उन्होंने बोल दिया है कि आपको 12 लाख तक का आपका जो टैक्स मिलेगा, तो उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल में अगली क्लास में सीखेंगे। अभी एकदम से आप सारी चीजें अगर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। जितना मैं बताती आ रही हूँ उतना एब्जॉर्ब करते जाओ, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्पेशल इनकम में बेटा सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम है 15%। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन और लिख के दे देती हूँ जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो डिविडेंड होती है ना बेटा, स्टॉक मार्केट से जो डिविडेंड की इनकम होती है वो स्पेशल कैटेगरी इनकम नहीं है। डिविडेंड इनकम जो है वो तो आपने अगर शेयर खरीदिए तो आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। तो उस डिविडेंड इनकम पे आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते हो। ठीक है। इसमें कोई स्पेशल इनकम या इसको स्पेशल इनकम कंसीडर नहीं किया जाता। स्पेशल रेट्स ऑफ कैटेगरी टैक्सेस में नहीं आते हैं। इस पे इनकम, इस पर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, इस पर हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। डिविडेंड इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करो। ठीक है। आ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं आपको रिलीफ बताती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको जब ये अजय कुमार जी के इनकम कंप्यूट कर रहे थे, तो आप मान के चलिए कि वो अजय कुमार जी जो है वो 60 ईयर्स से कम के हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारा स्लैब रेट होगा वो तो अलग हो जाएगा ना न्यू वैरायटी के बाद। मैंने आपको स्लैब रेट का ऑलरेडी एक पेज शेयर कर रखा है, पीडीएफ शेयर कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया बेटा कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए स्लैब रेट अलग है, 80 साल से ऊपर वालों के लिए स्लैब रेट अलग है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अब हम आ जाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग देखेंगे भैया, कंप्यूट कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चलिए देख लेते हैं। अब चूंकि मैंने आपको स्लैब रेट सारे बता दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये सारे स्लैब रेट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके साथ में आपको
ये मैंने आपको जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट से इनकम हो रही है तो आपकी लॉन्ग टर्म वाली 1 साल से अगर ज्यादा होल्ड करे हो तो आपको 12.5%, 1 साल से कम होल्ड करे हो तो 20%, और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी आपने सेल की है तो 20% आपका रेट एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर इनकम पे। बाकियों पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। सरचार्ज के आपको रेट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि आपके पास बेटा 50 लाख तक की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं है। उसके बाद आपके पास पहले 1 करोड़ तक आप पे 10%, फिर 1 CR से 2 CR तक 15%, 2 CR से 5 CR तक 25%, और मोर देन 5 CR होती है तो आपको 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, दूसरी बार भी आपको रिवाइज करवा दी है। अब हम कंप्यूटेशन देख लेते हैं किसी पर्सन की जिसकी हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी सैलरी इनकम है। अभी हम किसकी कैलकुलेट करेंगे, अब हम किसी और के ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं सैलरी की इनकम। मान के चलते हैं भाई कि हमारे जो पर्सन है उनको 6 लाख पर एनम की सैलरी मिल रही है। किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं हम कर रहे हैं, चलिए हम सुनील कुमार जी की कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुनील कुमार गुप्ता और असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, सैलरी इनकम जो है हमारे सुनील जी की वो है 6 लाख पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी होती है भाई 72 लाख। फिर उसके बाद में सैलरी के बाद में उनके पास रेंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी की उनकी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उनकी 1 लाख रुपए को महीने का रेंट मिलता है, तो 12 महीने का रेंट। फिर उसके बाद में उनकी कैपिटल गेन की इनकम। अब हमने आपको रेट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, तो हम कैपिटल गेन में ले लेते हैं कि भाई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो आपने अगर स्टॉक मार्केट से सेल की है, स्टॉक मार्केट वाली आपकी इनकम है, स्टॉक मार्केट से आपने सेल किया है, लॉन्ग टर्म वाला है आपका, लॉन्ग टर्म वाला है, और वहां से आपको इनकम हुई है 1 करोड़ की 1 CR आपके यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको इनकम हुई है शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम आपने होल्ड किए तो शॉर्ट टर्म आपकी हुई है 60 लाख। फिर उसके बाद में आपने क्या किया है, आपने एक प्रॉपर्टी को भी बेचा है, आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी बेचा है, आपको कैपिटल गेन हुआ, और आपका ये है लॉन्ग टर्म, और आपको गेन होता है 2 CR का, 2 करोड़ की यहां से इनकम हो गई। फिर उसके बाद में आपको इंटरेस्ट की इनकम भी होगी, इंटरेस्ट की, इसको हमने ले लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने ये इनकी इनकम मैं बना दूं एक मिनट। जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। यस, सो जो ये फाइल करेगा, जैसे अगर कोई प्रोफेशनल है या अगर हम पर्सनल इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं तो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली नहीं होती? यहाँ पर मैंने आपको इजीली ये बता दिया कि यहाँ पे आपकी 6 लाख की इनकम है पर मंथ की, लेकिन आपको प्रैक्टिकली क्या होता है, फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको डिटेल देता है कि आपके पर्क्स कितने हैं, आपके लॉन्चेस कितने हैं। मैं आपको वो सारी कंपटीशन सिखाऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगी कि बेटा देखो आपकी जो इनकम की जो डिटेल होती है उसकी कंपटीशन आपको जब आप फिल करते हो तो आपको कहां पर एग्जामिशंस के चांसेस होते हैं, कहां पर डिडक्शंस के चांसेस होते हैं, और आपको कैसे उसको फिल करना है। ऑल्दो जो कंपटीशन होती है वो सॉफ्टवेयर आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको वो भी सिखाते हैं कि कंपटीशन बनती कैसे है। पहले हम आपको सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया दे रहे हैं कि बनती कैसे है, फिर हम उसके बाद में आपको लॉ को डिटेल में सिखाएंगे, फिर हम ITR की स्केड्यूल में आपको सिखाएंगे कि इसको देखो यहाँ पे भरते हैं, और कंप्यूटेशन आपकी भरने के बाद में ITR ऐसे फाइल हो जाती है। ओके, परफेक्ट, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने की सैलरी की इनकम है यहाँ पे आपकी 6 लाख। अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको सिर्फ एक बेसिक स्क्रैच से मैंने आपको स्क्रैच से उठाया है कि आपके पास में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, फिर आपके साथ में स्पेशल कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस भी हैं।
जहां पर आपको कैपिटल की इनकम भी हो रही है। तो आपके पास कैसे आपकी इनकम कंप्यूट हो रही है और कैसे उस पर टैक्स लेवी होता है, अभी हम उसको समझ रहे हैं बस, ठीक है। यस। ओके, जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी सैलरी हेड में इनकम है उसकी आपके पर्क्स, अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट टैक्स और आपके डिडक्शंस सारे एप्लीकेबल होने के बाद सैलरी पर्टिकुलर हेड की इनकम कैसे कंप्यूट होती है उसके बारे में हम अलग से हर हेड के बारे में जानेंगे और उसके साथ रिस्पेक्टिव आइडियाज को भी देखते जाएंगे, ठीक है। वही ना, लाइक हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक, वो सारी चीजें आप कह रहे हो अलग अलग है। हाँ, जैसे आपका एचआर है तो उसमें मैं बताऊंगी आपको 40% अलग अलग सेट टाइप्स उसमें क्या होती है कि आपको कितना अलाउड होगा, कितना डिसअलाउड होगा, कितने पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो हम इंडिविजुअली आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं ऑफ योर कंप्यूटेशन एंड टैक्स लायबिलिटी एंड नेट कैलकुलेशन, ठीक है। ओके। अभी हमने देखा, मैंने आपको कंप्यूटेशन दी है, बहुत ही सिंपल है। आपकी सैलरी इनकम जो है हमारे सुनील कुमार गुप्ता जी की, वो है सैलरी इनकम 6 लाख पर मंथ है। तो साल की बेटा कितनी हुई उनकी 6 लाख पर मंथ, ये 72 लाख। हाँ जी, 72 लाख उनकी ये हो जाती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी रेंट की इनकम जो होती है वो उनकी 12 लाख हो जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में बेटा ये दोनों हम ऐड कर लेते हैं, 84 लाख हो गया है। और हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि ये हमारा स्लैब रेट वाली इनकम है ये सारी, तो ये हमारी हो जाती है कितनी 16 लाख। तो ये हमारे पास स्लैब रेट के लिए हमारी इनकम हो गई है 1 करोड़। इस पर बेटा हमारा लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स, ठीक है। हमें स्लैब रेट को किसके हिसाब से लगाना है, अभी हम देख रहे हैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से, ठीक है। दूसरा अभी हमने बात की, जो हमने आपको क्वेश्चन बताया उसमें है आपका लॉन्ग रन, आपको स्टॉक मार्केट से इनकम हुई है लॉन्ग रन की, लॉन्ग टर्म की जो है 1 CR, फिर शॉर्ट टर्म की जो है 60 लाख, और आपने एक प्रॉपर्टी बेची है जो आपको क्या हुआ उसमें कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 CR, ठीक है। इन तीनों पर बेटा अलग अलग रेट से टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा उसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल लेनी है, क्योंकि अब अमेंडमेंट आ गया है। क्या स्टॉक मार्केट में बेटा लॉन्ग टर्म जो इनकम होती है, मतलब अगर आपने 1 साल से ऊपर आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसके बाद अगर आप बेचते हो ना, तो फर्स्ट 1 लाख पर आप पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और उसके बाद भी आपको पहले 10% टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि बदल के 12.5 हो गया, आपका 2.5% टैक्स बढ़ गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये है आ गया, ये आपके पास है 12.5%। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%। तो हम आ जाते हैं वापस अपने पास क्वेश्चन में, जो अपने पास यहाँ पर आप पे टैक्स लगेगा, रेट लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, जिससे आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ बेटा, तो यहाँ पर ये आपका स्लैब रेट है और यहाँ पर लगेगा आपका 12.5% के हिसाब से। इस पे शॉर्ट टर्म पे बेटा कितना लगना है अपना 20%, प्रॉपर्टी पे कितना लगना है अभी थोड़ी देर पहले 20%। 20%। तो इस पर भी हमें आ जाते हैं, तो इस पर भी लगेगा 20%। अब हमको क्या करना है, अब हम बना लेते हैं कंप्यूटेशन और टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहीं पे कर लेते तो इजी हो जाता, तो हमें यहाँ पे जगह बना लेती हूँ, ठीक है, और यहीं पे कर लेते हैं इसको। अब हमको ये जो कि पता हो गया है कि हमारी जो ये वाली इनकम है स्लैब वाली वो 1 CR है, तो हम इसको रेज कर देते हैं। और 1 CR पे आप मुझे बताइए टैक्स कितना बनेगा स्लैब रेट के हिसाब से। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आपकी टोटल आ जाती है। हाँ, यहाँ पर ये हमारे पास 1 CR है, तो भाई 1 CR में हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से। भाई ओल्ड रिजीम के हिसाब से यहीं पर कर लेते हैं पहले। तो बेटा आपके पास 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, करेक्ट, तो यहाँ पर नहीं हो गया। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आप पे है 5%, जो आया था हमारा कितना 12,500। ठीक है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक आप पे 20%, तो हमारा आ जाता है 1 लाख। ठीक है। 10 लाख से ऊपर आ जाते हैं 20% के बाद, तो फिर हमारे पास कितना है 30%, यस मैम। ठीक है। 27 लाख। 27 लाख,
क्योंकि वो हमारा 30% हो गया 90 लैक्स पे 30% जो हो गया वो 27 लैक्स हो गया। तो बेटा ये स्लैब रेट के हिसाब से हमारे पास ये हमारा टैक्स आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्पेशल कैटेगरी ऑफ टैक्सेस के पास में जो है हमारे कैपिटल गेन। इस बार हमको ये पता है कि ये हमारा टैक्स लगना है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। कैपिटल गेन को कंप्यूट करने का तरीका अलग है। जैसे सैलरी का भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि सैलरी बेटा मैं एक पर्टिकुलर हेड में आपको अलग से बताऊंगी, ऐसी कैलकुलेशन मैं आपको कैपिटल गेन की भी बताऊंगी, हाउस प्रॉपर्टी की भी बताऊंगी, अदर सोर्सेस की भी बताऊंगी। यहाँ पर कैपिटल गेन में क्या होता है ना, जो अपनी सेलिंग प्राइस होती है उससे परचेज प्राइस माइनस करनी होती है, तो हम सबको पता है, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं और मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको नेट आउटकम बताया कि आपने प्रॉपर्टी जब सेल की तो आपको कैपिटल गेन हुआ 2 CR का। ठीक है सर, एक मिनट, सरचार्ज काउंट नहीं होगा, अब 50 लाख क्यों नहीं होगा बेटा, होगा ना, होगा होगा। अभी हम पहले टैक्स निकाल लें फिर उसके बाद हम सरचार्ज लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अभी मैंने बोला कि हाँ भाई लगाते जाओ। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% है। यहाँ पर मैं अभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसे टैक्स कंप्यूट करते हैं उसको डिटेल में हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए बेटा क्योंकि इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। जब हम कंप्यूटेशन सीखेंगे तो आपको क्लैरिटी से आ पाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट में आता है तो फर्स्ट 1 लाख तक आपको वो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके बाद बेटा आपको 12.5% से आपको टैक्स देना है। शायद अभी 1.25 लैक्स भी हो गया है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अभी आप कंप्यूट करिए कैसे, 1 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं है, 99 लैक्स पर आपको 12.5% देना है। कितना हुआ? 12,37,500। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास है 60 लैक्स जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर रेट एप्लीकेबल है 20%, जो कितना हुआ? 60 लाख का 20% कितना हुआ बेटा? 12 लाख। 12 लाख। वेरी गुड। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी सेल की, हमने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर फिर से हमारे पास 20 लाख, सॉरी 2 करोड़, 40 लाख। ठीक है। फिर हमारे पास आ गए 40 लैक्स। ये हमारे स्पेशल कैटेगरी वाले हैं। इन पर मैंने आपको बोला है कि बेटा आपका सरचार्ज कितने से ज्यादा नहीं लगेगा, 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। और सरचार्ज लगता कब है? वो लगता है बेटा 50 लाख की इनकम के ऊपर लगता है। ठीक है, हमारी इनकम वैसे भी नॉर्मल कैटेगरी की भी 1 करोड़ से ऊपर हो गई थी, हो गई थी। तो हमारी 50 जो कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारा सरचार्ज, वो तो कुछ ऐसा है कि 1 करोड़ से ऊपर हमारे पास 15% है, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर में हमारे पास 5 करोड़ तक 25%। अब हम कहाँ पर आ जाते हैं बेटा? हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, जहां पर हमारे पास इनकम जो है वो 1 CR की है, नॉर्मल कैटेगरी की, जिस पर हमारा टैक्स ये बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, और हमारे पास स्पेशल कैटेगरी टैक्स बना है वो है ये वाला। चलो सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ दो और मुझे बताओ कितना बना। 28,12,500। अरे कैसे बन गया 28 लाख? कैसे बेटा? बेटा ये तो हमारा यही 40 लाख है। ये ऊपर वाला बता रहा हूँ सर। अच्छा, ऊपर वाला कितना बताया आपने? 28,12,500। ठीक है, 28,12,500 ये आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको टोटल करना है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि आपको इस पर सेस भी देना पड़ेगा, 28,12,500। ठीक है, ये आपका तीनों का टोटल हो गया। और ये जो हो गया आपका बेटा 64,37,500। 64 लाख यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, 64,37,000 कितना हुआ? 500। ठीक है, अब बेटा देखो इस पर आपका जो सरचार्ज बनेगा वो कितना बनेगा? 15%। मैक्सिमम 15%। और इस पर आपका सरचार्ज कितना बनेगा? 15%। 15%। ठीक है, इसको हमेशा, वो तो बाय इत्तेफाक की बात है कि हमको इसको क्या करना है कि यहाँ पर ये आपका 15% बन रहा है। अगर आपका यहाँ पर 25% बनता तो फिर आपको डिफिकल्टी, मतलब आपको क्लैरिफिकेशन और ज्यादा आती कि मैम जो हमारा टोटल टैक्स है उसका 25% बनता है हमारा नॉर्मल स्लैब रेट वाले पे, और जो हमारा स्पेशल कैटेगरी ऑफ टैक्सेस है उस पर हमारा सरचार्ज आता है 15%। तो हमारा टैक्स तो हमारा ये आता ही आता, उसके साथ सरचार्ज जो आता वो 15% और 25% अलग अलग आता। ये अलग है भाई, इस पर ये है, और
ये है, इस पर हमारा ये सरचार्ज जो है ये अलग है, ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ जी Yes, ठीक है। ma'am. अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको बोला कि बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टैक्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे सरचार्ज और मुझे बता दो तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ। नीचे ग्रीन वाला का सरचार्ज होगा 28,12,500 पे सबसे पहले बताओ सरचार्ज 15% कितना बना? 28,12,500 पे हमारा सरचार्ज बनता है 15%, जो कि बना कितना बेटा? 4,20,000। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 4,21,875। वेरी गुड, ये हमारा हो गया सरचार्ज किसका? इसका, ये वाला इसका, ठीक है। तो हमारे पास एक ये फिगर आ गई, दूसरी फिगर ये आ गई, तीसरी फिगर ये आ गई, ये हमारा सरचार्ज है। चलो अब हमारा चौथा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है इसका सरचार्ज, कितना है बेटा? 64,37,500 का 15% बताओ। 9,65,625। 9,65,600। 625। ठीक है, तो हमारी चौथी फिगर ये आ गई। अब इन चारों को टोटल करो, कितना है? 28,12,500 प्लस 64,37,500। अगर किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। इफ यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश कंप्लीटली ओके कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं इट्स टोटली ओके। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं जो न्यूमेरिक्स हैं तो उनको इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, देयर इज नो इशू। 1,06,37,500। 1,06,00,000। 37,500। चलिए अब इस पे बेटा लगाओ सरचार्ज 4% वो तो होते हैं ना। 4%। हाँ टोटल बता दूं क्या ऐड करके 4%? ऐड करके नहीं, पहले सिर्फ 4% बताओ। 4% हो जाएगा 4,25,500। चलिए मैं मान के चल रही हूँ कि जो सर बोल रहे हैं वो एकदम सही कैलकुलेशन करके बोल रही हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ये हमारा बेटा हमारा आ गया टोटल टैक्स पेबल, ये आ गया आपका। इन दोनों को जोड़ेंगे आप 106,57,500 प्लस 425,500, तो बेटा ये आपका आ जाता है टोटल टैक्स पेबल 1,10,63,000। एक मिनट, टोटल टैक्स पेबल। ये आपने क्या सीखा? ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ऐसे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, बट इफ यू ऐड बोथ ऑफ थिंग्स तो आपको टोटल टैक्सेबल जो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है वो आपका आ चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा ये बेटा? सिर्फ आपने बेसिक कैलकुलेशन सीखी, इसमें मैंने कुछ भी ऐसे इलैबोरेट करके नहीं बताया है। अब हम इसमें देखेंगे बेटा कि ये हमारी सिंपल टैक्स की कैलकुलेशन है। अब जो मार्केट में बहुत र्यूमर चल रहे हैं ना, मतलब र्यूमर क्या चल रहे हैं, वो तो सही बात है, रिबेट तो मिली ही है, इसको तो उठाया नहीं जा सकता कि आपको 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, निर्मला सीतारमण ने बोल दिया है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, ये तो आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन है वो सब कुछ ठीक है, उन्होंने आपको एक बेनिफिट दे दिया है। ये बेनिफिट पहले भी हमारे पास था, पहले हमारा जो बेनिफिट था वो ये था कि आपको रिबेट मिलती थी, रिबेट सॉरी ये आपको रिबेट मिलती थी जो थी 12,500 तक की। 12,500 तक कितने पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है? जब तक आपका टैक्स जो बेटा 2.5 लाख तक तो आप पे कोई टैक्स नहीं है ओल्ड रेजिम के हिसाब से। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 2,50,000 to 5 लाख तक अगर आप आते हो, आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है, 5 लाख आपकी मान लो एनुअल इनकम है, तो आपका टैक्स बनता था 12,500। तो वो बोलती पहले जो रूल था वो ये था कि 12,500 आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस तरीके से बात करते थे वो ये बोलते थे कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो ये रिबेट दे देते थे 12,500 की। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है ना वो 5,10,000 अगर हो जाती है एनुअल, तो बेटा आप पे ये टैक्स लगेगा कितना? 12,500 प्लस 10,000 का 20% वाला कितना होता है? 2,000। तो आपको बनता है ना 14,500 आप पे टैक्स बन जाता था। इस पे आपको 4% सेस तो देना ही है। तो 14,500 प्लस 14,500 प्लस 4% आपका बन जाता था 15,080। ये आपका टैक्स बन जाता था, मतलब आपकी 580 यहाँ पे ये सेस था।
मतलब आपके पास 5 लाख तक पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही आपकी बैंक अकाउंट में 5,10,000 होते हैं तो आपका इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स पेबल सीधे आपके ऊपर इनकम टैक्स आएगा 15,080, मतलब 15,000 का आपको सीधा टैक्स लगेगा। 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं, और जैसे ही आप 5-10,000 ऊपर बढ़ते हैं तो आपको 15,000 टैक्स लग जाता था। ठीक है, ये था ओल्ड रिजीम के हिसाब से। न्यू रिजीम में इसको रिप्लेस कर दिया गया था पिछले साल, मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पिछले साल इसको रिप्लेस कर दिया गया था 25,000 से। हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी चल रही है, चलने दीजिए ना। बेटा टाइम भी तो होना ना क्लास का। ओके, तो सर ये तो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ ना, मतलब आपको समझ तो रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं दिक्कत नहीं है। क्लास का सिलेबस भेज दीजिए प्लीज। क्लास सिलेबस क्या बताऊं मैं आपको, वही है सारे भी 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, डिडक्शंस, इनकम और क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और आईटीआर आपकी 1 2 3 4 5 आईटीआर और 6 में सिर्फ 3CD बस। आपको ये वाली ये पीपीटी भेज दी जाएगी और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई हैव टू फाइंड अप स्टोरी। चलिए, होप ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू।